बहुत बहुत स्वागत सभी बहनों का। स्टूडियो में आज खास मेहमान के तौर पर हमने बुलाया है डॉक्टर शिखा शर्मा को। आप कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और इनको बातचीत के लिए आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य है कि पिछले 1 साल से जो हम टेस्टिंग टाइम झेल रहे हैं और अब हम जिसे कह सकते हैं कि टनल के छोर पर हमें अब रोशनी दिखाई दे रही है, तो अब थोड़ा सा लुक बैक करने का समय है कि इस 1 साल में हम जिस तरह से हमारे सामाजिक संबंधों को हमने सीमित कर दिया, हमारी जो सार्वजनिक स्थानों पर जाने की आदतें थी उनको हमने सीमित कर दिया, बच्चों ने अपने दोस्त खो दिए या फिर सिर्फ मोबाइल और वर्चुअल वर्ल्ड तक ही वो सीमित रह गए। उन सब ने हमारे घर के जो बच्चे हैं, पढ़ाई पर तो जो असर डाला है वो डाला ही है, लेकिन उनके दिमाग पर भी क्या कुछ बुरा असर, कुछ नकारात्मक असर डाला है, और अगर डाला है तो किस तरह से डाला है। कुछ इस तरह की खबरें भी बीच में आई थी कि इस लॉकडाउन में बच्चों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत बढ़ गया है, और ये जो ओसीडी जिसे कहा जाता है, ये क्या बच्चों में आम बीमारी की तरह पहले से ही रहा है या लॉकडाउन में ज़्यादा हुआ है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उद्वेलित करते हैं हमें। हमारे घर परिवार में बच्चों को देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो हमने सोचा कि इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं को हम आमंत्रित करें। और इसी कड़ी में आज डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ में है, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी उदयपुर की स्टूडियोज़ में। थैंक यू व्यास जी, आपको हमें बुलाने के लिए। और आकाशवाणी की मैं रेगुलर लिसनर रही हूँ। मैं डेली जब घर जाती हूँ और घर हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेरा 1.101 चलता है, फिक्स है ये मेरा। और उसमें मेरे कुछ पर्टिकुलर 101.9 हमारा जो एफएम चैनल है आकाशवाणी उदयपुर का, और उसके पर्टिकुलर कुछ मेरे फिक्स भी है, चांदनी रातें और जी विविध भारती के विविध भारती में रेगुलर सुनती हूँ। और सखी सहेली ये फिक्स्ड है, ये मैं देखती हूँ, सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें कुछ कई इन्फॉर्मेशन आती है तो मज़ा आता है। और कुछ बचपन की यादें भी, जो पुराने गाने इसमें सुन में रेडियो बेसिक का जो सेट है एक नॉस्टैल्जिया हमारे भीतर जगाता है, क्योंकि अब जो बच्चे नई पीढ़ी के आ रहे हैं शायद उनके लिए रेडियो माध्यम उस तरह का नहीं रहा है, लेकिन जो उनसे 1-2 पीढ़ी पहले के लोग हैं उनके लिए रेडियो का जो एक डिब्बा होता था वो कुतूहल जगाने वाला होता था। हाँ, उसको मार मार के चलाना आज भी मुझे याद है। हमारे पास एक रेडियो सेट था तो हम मतलब फिक्स होता था कि आफ्टरनून में म्यूज़िक आएगा, उसको बिल्कुल सेट करके रखते थे कि भाई हिलना नहीं चाहिए। उसका एंटीना वगैरह बिल्कुल सिस्टमेटिक होना है जी, पहले तो वो उसका सिग्नल खींचना पड़ता था। और उस ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं। मेरे फादर भी बहुत शौकीन थे रेडियो के और म्यूज़िक के, तो ये विविध भारती की रेगुलर लिसनर हम उस ज़माने से रहे हैं। अभी भी मेरे बच्चे भी बोलते मम्मा आप वाले गाने चला दो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके घर में जो नौनिहाल हैं अब और नई पीढ़ी आ रही है उनको भी आप रेडियो से जोड़े रखेंगी। बस जोड़े में हैं सर, फिक्स है उनका। नाइट में वो सुनकर ही सोते हैं कि मम्मा के गाने चलेंगे। डॉक्टर शिखा, ये जो समय रहा है, अब हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम निकल रहे हैं इससे। अभी भी बहुत सारी सावधानियां तमाम हमें बरतनी ही है, लेकिन बच्चों के लिहाज से अगर मैं पूछूं आपसे, तो बच्चों में किस तरह की मानसिक समस्याएं इस दौर में हमने देखी हैं, और क्या वो पहले से ही थीं और अब थोड़ी सी एग्रेवेट होकर के और हमारे सामने आई हैं? जी सर, अभी इस कोरोना के चक्कर में, कोविड-19 के वजह से अभी बढ़ गई है समस्या। लेकिन जैसे बच्चों में भय बढ़ गया है, बच्चों में चिंताएं बढ़ गई है, बच्चों में एंगर बहुत बढ़ गया है, बच्चे बहुत डिप्रेस हो गए हैं, है ना। बच्चों में एडिक्शन डिसऑर्डर भी, जैसे ना कि ये भी बढ़ गया है कि लाइक मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, टीवी का एडिक्शन, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई है क्योंकि वो बहुत सीमित हो गई है हमारी दुनिया। अभी हमारा दुनिया हमारा घर। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बच्चों से हमने जो मोहल्ले छीने थे बहुत पहले से ही छीन लिए हमने। अब बच्चे बाहर जाके खेलते नहीं हैं, कपड़े गंदे नहीं करते हैं वो। अब वो बस घर में ही और स्कूल में थोड़ा सा मैदान में कुछ खिला देते हैं, बाकी उनका सारा समय आईआईटी और नीट वगैरह ने ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो जो कमी पूर्ति है वो तो पता नहीं कैसे होगी, लेकिन एक और साल हमने जो है बच्चों को हमने घर की चार दीवारी में रखा। कोशिशें पूरी हुई किस तरह से, लेकिन उसमें तमाम तरह की जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और प्रोटोकॉल थे कि भाई आपको हाथ धोने हैं, डिस्टेंस रखना है, उसने भी क्या बच्चों में एक ख़ास तरह की डिसऑर्डर को कि भाई बार बार बच्चा हाथ धोने जा रहा है, इस तरह के उदाहरण देखे हैं कि वो थोड़ा सा कहीं टच हो रहा है तो भाग के हाथ धोने जा रहा है, और उसमें एक डर भी आ गया है। हालांकि बच्चों में कोरोना
कभी भी इतना हानिकारक या वैसा नहीं बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात कभी नहीं रही, लेकिन फिर भी बच्चों में ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसमें कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। बहुत बढ़ गया है अभी केस। अभी आपके पास यहाँ रिसेंटली उदयपुर में भी खूब केसेज आते हैं इस तरह के? अभी मैं लास्ट एवरी मंथ में 5 पेशेंट कोरोना के वजह किस से एज जो ग्रुप के फियर बच्चे होते हैं क्रिएट वो? हुए। मेरे पास जो बच्चे हैं वो है 7 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे। वो लक्षण क्या रहते हैं उनमें जैसे वैसे क्योंकि ये तो कोरोना है, उसके अलावा भी बच्चों में ओसीडी तो हमेशा से बिल्कुल रहा होगा। ओसीडी हमेशा से रहा है बच्चों में। मतलब जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 0.5% बच्चों में ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, घर वाले कैसे इसके संकेतों को समझें? लाइक जैसे ओसीडी अपने नाम में ही इस चीज को बताता है। ऑब्सेशन मतलब मनोग्रस्तता, मतलब किसी उनको चीज में शंका होने लग जाती है, बार बार कि शंका भाई होने लग जाती गैस है। की नॉब बंद है या नहीं है, बार बार देखना। हाँ, ये तो अलग चीज है। ये हो गया उसका कंपल्शन, चेकिंग करना। जैसे ऑब्सेशन मतलब मनोग्रस्तता और शंका आना, मतलब उनमें एक इमेज आती है बार बार कि कुछ बुरा हो जाएगा। विचार आते रहते हैं बच्चों के अंदर में कि कुछ होने वाला है, या तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तुम किसी को पिटाई कर दोगे, या तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये जो विचार चलते हैं ये कंटिन्यूस बच्चों में चलते रहते हैं। और नॉर्मली अगर हम 24 आवर्स काउंट करते हैं तो 24 आवर्स में अगर टोटल विचार काउंट करें तो बच्चे का 1 घंटा मिनिमम ये विचार उसके दिमाग में चलते रहते। उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उन विचारों को रोकने के लिए वो एक बाध्यता मतलब कंपल्शन कि मैं ऐसा करूँगा तो ये विचार नहीं आएगा, मैं वैसा करूँगा तो विचार नहीं आएगा। तो लाइक कोविड में मैंने किसी को टच कर लिया, अच्छा मैंने इसको देख लिया कि इसमें जर्म्स तो नहीं है, तो वो क्या होता है, वो डर जाता है। उस डर को रोकने के लिए वो एक एक्शन करता है। जैसे ही वो एक्शन करता है, जैसे वो बार बार हाथ धोएगा या भगवान का नाम ले रहा है ना, तो वो क्या होता है, उससे चेकिंग कर रहा है, डोर नॉब्स चेक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ों को करने से उसको शांति मिलती है। जैसे विचार आता है उसके अंदर चिंता बढ़ती है, डर बढ़ता है, और जैसे ही वो उस कंपल्शन को करता है, हाथ धोना है या भगवान का नाम लेना है या चेकिंग करना है या टच करके देखना है, उससे उसको सुकून मिलता है, उसको आराम मिलता है। तो ये क्या होता है, डर के बाद एक्शन के बाद रिलैक्सेशन। तो उसके एक विशेष साइकिल में बच्चा फंस जाता है। कब जाके ये बच्चों में हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर का रूप ले लेता है? क्योंकि कोई चीज़ चेक करना तो सामान्य प्रक्रिया हो सकता है। जैसे हम देखते हैं घर से बाहर जा रहे हैं और बार बार हम ताला चेक कर रहे हैं कि भाई ताला ठीक लगा है या नहीं लगा है, लेकिन ताला चेक करना तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हो गया। नॉब हमने गैस की बंद की है या नहीं की, ये भी एक अच्छी आदत है, लेकिन कब वो अच्छी आदत एक विकार, मानसिक विकार में तब्दील हो जाती है, इसको कैसे पकड़ें माँ बाप? देखिए, अगर बच्चे का हमने उसको बोला कि रहने दे, तो ये मत चेक कर, और उसके बाद उसमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो बहुत स्ट्रेस हो गया, वो रोने लग गया कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, बच्चा गुमसुम रहने लग गया, बच्चा बहुत समय तक बाथरूम में स्पेंड कर रहा है या वॉश बेसिन पे स्पेंड कर रहा है, बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम उसका इसी चीज़ों में लग रहा है, चीज़ें संभालने में लग रहा है, बार बार अपनी मम्मा को जा के चेक कर रहा है, आप हो ना, आप क्या कर रहे हो, बार बार छू के देख रहा है बच्चा। अगर बार बार इस तरह का कुछ उसके व्यवहार में नॉर्मल से कुछ सडन चेंज आ रहा है, पर ये चेंज बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से वो नहीं होगा कि एक दिन में 1 घंटा करेगा, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाए। जैसे जैसे बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे ये जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है बढ़ने लग जाती है। तो धीरे धीरे मतलब लगभग उसके समय के अंदर खाने पीने में डिस्टर्बेंस हो गया, है ना, वो चुप रहने लग गया। तो इससे हमें पता चलता है कि मेरे बच्चे में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका जो अटेंशन फोकस है पढ़ाई पे, सब चीज़ों पे कम होने लगता है उसका पूरा समय अपनी सफाई में, चेकिंग में, है ना, और अपने विचारों को दूर करने में लगा रहता है जी। तो उसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। सबसे ज़्यादा पहला पता हमें उसके मूड से चलता है कि वह चिड़चिड़ा हो गया है, खा नहीं रहा है और अकेला ज़्यादा रहने लग गया है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान, क्योंकि ये ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, तो इसके नुकसान किस रूप में सामने आते हैं? सर, इसके अंदर उसके बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसके विचार किसी भी तरह के हो सकते हैं। उसकी वजह से बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, बच्चे में एंग्जाइटी बहुत हाई हो जाती है, वो अपने होमवर्क असाइनमेंट्स नहीं कर पा रहा है, स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, वो कहीं बाहर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके विचार उसको रोक रहे हैं।
तो बच्चे का सोशल लाइफ ख़त्म, उसका फ्रेंड सर्कल ख़त्म, वो खेलने नहीं जा पा रहा है कि मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे जर्म्स लग जाएंगे, मुझे है ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो वो उसको फियर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में या एक अपने घर में ही सीमित हो जाता है, जी। अपने भाई बहनों से ढंग से बात नहीं कर पाता है क्योंकि विचारों की वजह से वो ऑलरेडी उलझन में उलझ जाता है। जी। अब डॉक्टर शिखा, मैं पूछना चाहूँगा कि इसका कारण क्या है? क्या घर में हमारा जो व्यवहार होता है वो कई बच्चों को इसमें करता है? जैसे अभी हमने देखा कोविड में बच्चों के बाहर जाने पे पाबंदियाँ थी, तो उसने कहीं न कहीं फ़ोर्स किया वो बच्चों में कई तरह के इस तरह के विचार मन में आते रहे, और चूँकि उसका कोई आउटलेट नहीं था, बात करने के लिए कोई होता नहीं है। तो क्या कारण होता है इसका कि बच्चा इस डिसऑर्डर का शिकार होता है? जेनेटिक्स भी क्या इसमें एक फैक्टर होता है? बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स ही माने जाते हैं कि अगर जीन्स में है, किसी के भी पेरेंट्स को अगर ज़रूरी नहीं ओसीडी ही हो, अगर एंग्जाइटी या चिंता करने की आदत है या वो डिप्रेशन का उनके अंदर है या वो किसी तरह की बीमारी है और वो इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर जो बच्चा है, जो पहला बच्चा होता है, उसमें इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब 14 to 15% रिस्क पे होता है पहला बच्चा। दूसरा बच्चा कम हो जाता है? दूसरा बच्चा कम, उसके बाद और कम हो जाता है। ठीक है, प्लस एक तो जेनेटिक हो गया कॉज कि अगर आपके परिवार में ब्लड रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह के मानसिक विकृति या मानसिक विकार है या किसी तरह की कोई बीमारी है, तो बच्चों में आने की चांस ज़्यादा होती है, संभावना बढ़ जाती है। प्लस उसके बाद में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर इम्बैलेंस हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो भी ओसीडी होने का रिस्क होता है। प्लस अगर परिवार के अंदर बच्चे का जो बचपन होता है ना, जो मेजर आपका 5 साल की उम्र है ना, अगर उससे पहले कि जो बचपन में अगर बच्चे को किसी भी तरह का माता पिता के साथ प्रेम या स्नेह नहीं मिला है या वो किसी भी तरह के ट्रॉमा से निकला है, तो भी बच्चे क्या होता है एक एनल फेज में अटक जाते हैं। उस फेज में अटकने से बच्चों के अंदर एक कहीं लॉन्ग टर्म में या आगे चल के एंग्जाइटी या चिंता करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। वो अब भी एक डॉक्टर बहुत बड़ा शिखा कारण है। जी, सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे ज़रूरी कि हमारे बच्चों को, नौनिहालों को इससे निकालें कैसे? इससे निकालना भी ज़रूरी है। तो मेडिकल साइंस के पास क्या उत्तर है? आपके पास क्या उत्तर है इसका? क्या हम पूरी तरह से इसका समाधान कर पाते हैं इस समस्या का? सर, अगर हमने समय पर इसको पहचान लिया और इलाज कर लिया तो बहुत जल्दी बच्चे इससे बाहर निकल जाते हैं। और कई बच्चे, मतलब मैं कहूँगी कि मतलब 20 to 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो 100% ठीक हो भी जाते हैं। बस हमारे को समय पर उसका पता लगाना है। उसके अलावा 80% तक भी ये रिकवर हो जाता है बच्चा। मतलब ये आपके आम दैनंदिन व्यवहार को प्रभावित नहीं करे, उस स्थिति तक तो आसानी से पहुंचा जा सकता सर, है। अपने काम में हम अच्छे से कर पाएँ, इस स्थिति तक आप पहुंच जाते हैं। एक ट्रेड रह जाता है कि इसको परफेक्शन चाहिए, इसको सिस्टमेटिक हाँ, चाहिए, बिल्कुल। ये यहाँ तक आ जाता है। उससे तो वो वो एक अच्छी बच्चा आदत के रूप में एंग्जाइटी, रह जाता है हाँ, आपका। उससे उसकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिविटी भी आती है ना, और बहुत उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे बच्चे में रिड्यूस हो जाती है। जी। तो एक लेवल तक हम उसको प्रिकॉशन मतलब लेकिन ये कि मेडिसिन और लगातार बहुत दवाई, डॉक्टर से संपर्क बहुत उसका ज़रूरी है समय पर, और समय पर आपको पहुंचना है। हाँ, समय पर आपने ये चिन्हित कर लिया कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ लग रही है, आप डॉक्टर से मिल लिए। उसके बाद में प्रॉपर, हाँ, पर इसमें मदर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माँ ही सबसे पहले पहचान पाती है कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ है। अब माँ ही है वो उसको, बच्चे को हेल्प भी करती है कि मैं तुम्हारे को भाई कैसे इसको बाहर निकलना है, तो बच्चे को सपोर्ट करना, उसके डर को सुनना, उसके डर से उसको बाहर निकालना। तो एक फैमिली का सपोर्ट जब मिलता है तो बहुत जल्दी हम इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। जी डॉक्टर शिखा, चूँकि आपका काम परामर्श का है, तो क्या आप ये मानते हैं कि परामर्श इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इसके उपचार में, या फिर आप ये मानते हैं कि इसमें जो दवाइयाँ हैं उनकी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट भूमिका है, या सिर्फ दवाइयाँ ही है इसमें, या सिर्फ परामर्श ही काफ़ी है, या फिर कॉम्बिनेशन रहता है बहुत सारी चीज़ों का? सर, इसमें दवा और थेरेपी, परामर्श, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब भी आप 100% बाहर निकल पाएंगे। अगर इसमें से एक भी चीज़ में लैकिंग हो गया तो आप 50-60 पे अटक जाओगे। और वो अटक जाना या अपनी बीच में अगर रह गए तो उसमें क्या, ना तो आप पूरी तरह से ठीक है ना ही आप पूरी तरह से बीमार है, तो उससे आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है ना। तो इसमें दवा तो लेना है, लेकिन अगर आप माइल्ड इनिशियल लेवल पे पता चल गया तो छोटे बच्चों में यही कोशिश की जाती है कि बिना दवा के उसको ठीक करना है। एक ये फियर रहता है डॉक्टर शिखा, मैं आखिर में पूछूंगा माँ बाप में कि इस तरह के जो बच्चे हैं जो इस डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, वो माँ बाप सोचते हैं क्या ये बच्चे जीवन में आगे सफल हो पाएंगे? तो क्या हमारे पास इस तरह के उदाहरण हैं, इस तरह के बच्चे जो आगे जा कर के जीवन में सफल हो पाए अपने अपने क्षेत्रों में और उन्होंने महारत हासिल की? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओसीडी के कई ऐसे हैं जो
सफल भी होते हैं, नहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो इस बचपन फील्ड से में ही। बचपन से उनको ओसीडी था, आगे चल के वो सर्जन बने हैं, कोई एनेस्थीसिस्ट है, कोई किसी लाइन में है। इवन आप देखेंगे कि ऐसे कई आर्मी में भी मिलते हैं लोग जिनको ओसीडी है, पर वो ये जो सोचने की जो प्रवृत्ति है ना, वहाँ पे उनको उनकी प्रॉब्लम को, उनके गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करती है ना। ऐसे कई एक्ट्रेस और एक्टर हैं जिनको भी ये बीमारी है। लेकिन उनको डॉक्टर शिखा शर्मा नहीं मिली होंगी, उसके बावजूद क्या उन्होंने खुद अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक तरीके से बनाए रखा इस दुनिया में। अपनी सोच बदलने से। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को पता चल जाए अगर कि मुझे ये बीमारी है तो मैं उससे लड़ सकती हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं चले कि मुझे ये बीमारी है तो मैं वो चीज़ करती रहूँगी। तो जैसे ही हमें पता चल जाता है तो उसके सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। जब हम समझते हैं, इन पेशेंट में इंसाइट होती है, उनको ये समझ होती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बस उससे उसको बाहर कैसे निकलना है उसका गाइडेंस मिलते ही वो इससे बाहर निकल जाते हैं। जी, डॉक्टर शिखा शर्मा, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू व्यास जी, नमस्कार।